नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए और देखिए उपचुनाव का नतीजे सामने आ गए हैं। और उपचुनाव का नतीजे जो सामने आए वो सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात है कि सभी जो उपचुनाव के जो नतीजे हैं, जहां पर चारों विधानसभा की खास करके बात करेंगे, जहां से महागठबंधन को मात मिली है। इसके साथ बता दें कि चारों सीट से एनडीए की जीत हुई है। 2 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर हम और 1 सीट पर जदयू। वही बता दें कि तीसरी पार्टी के रूप में उभर रही थी बिहार में जन सुराज, उनको भी कहीं ना कहीं मात मिला। एक सीट पर हालांकि 30,000 से ऊपर वोट जो है वो जनसुराज को मिला है, लेकिन 3 सीट की खास करके बात करेंगे जहां पर जिस प्रकार से वोट होनी चाहिए, जिस प्रकार से दावा प्रशांत किशोर के द्वारा किया जा रहा था, उनकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, वो वोट कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब क्या होगा, इसके बाद क्या इस चुनाव का प्रभाव 2025 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, ये भी देखने की बात होगी। हालांकि आज से इस पूरे चुनावी मुद्दा को लेकर हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ 2 मेहमान है। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है जो राजनीतिक विश्लेषक है। वही बता दें कि सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह है। दोनों वक्ता से बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार से चुनाव के आज रिजल्ट आए, जो नतीजे सामने आए हैं, क्या लग रहा है इसका प्रभाव 25 के चुनाव में पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज जो उपचुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट एनडीए के लिए खुशखबरी देने वाला है और महागठबंधन के लिए एक सोचने का समय आ गया हुआ है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग पहले देख लें कि क्या स्थिति बनी है। तो अभी ऐसे पूरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो न्यूज़ आ गया हुआ है उसके मुताबिक जो सबसे महत्वपूर्ण जो आज देखने में आया है वो है बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का। आप सब लोग जानते हैं कि बेलागंज से सुरेंद्र यादव लगातार 1990 से विधायक रहे और इस बार वो गया से लोकसभा के लिए भी चुन लिए गए, लेकिन उनके लड़के जो हैं विश्वनाथ यादव, डॉक्टर विश्वनाथ यादव, वो उनको काफ़ी बड़े मतों से पराजय मिली है। यानी मनोरमा देवी जो वो भी यादव समुदाय से ही आती हैं और जो विश्वनाथ यादव हैं वो तो है ही हैं। तो इन दोनों के बीच में लगभग 20 से 21 हज़ार वोट का फर्क पड़ा है। वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो लालू यादव जी के लिए और तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय होना चाहिए वो ये है कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हो गई है और जन सुराज के मोहम्मद अमजद ने लगभग 17,000 वोट लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम कद्दावर उम्मीदवार हो जाएगा तो वो अब आरजेडी को छोड़ भी सकता है, ये स्थिति बनी है। और एआईएमआईएम ने भी अपना एक मुस्लिम उम्मीदवार को वहाँ खड़ा किया था, उसने भी लगभग 3,500 वोट लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम वोट वहाँ 17,000 और 3,500 लगभग 20 से 21 हज़ार वोट, जो पहले की स्थिति अगर होती तो आरजेडी के तरफ जा सकता था, वो वोट जो है सो मुस्लिम उम्मीदवार को मिला है। तो इसको देखने की बात है। जहाँ तक रामगढ़ का सवाल है, तो रामगढ़ में हम लोग शुरू से कह रहे थे कि वहाँ पर डायरेक्ट फाइट हो जाएगा, वहाँ जन स्वराज कहीं नहीं रहे टिक पाएगा, और वही हुआ है स्थिति। वहाँ जो आरजेडी के थे उनको सिर्फ वहाँ पर 35,825 वोट आया है, जबकि अशोक सिंह जो बीजेपी के हैं उनको 62,257, और बसपा, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले भी कहे हुए थे कि बसपा के सतीश यादव जीतने के पोजीशन में थे। हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि रामगढ़ में बसपा आगे बढ़ जाएगी, लेकिन वो पिछड़ गए और लगभग 1,500 वोट से अशोक सिंह बीजेपी के चुनाव जीत गए हैं। इसमें ये ध्यान देने वाली बात होगी कि दोनों अजीत सिंह जो आरजेडी के हैं और अशोक सिंह जो बीजेपी के हैं, ये दोनों क्षत्रिय समाज से ही आते हैं। और जन सुराज ने वहाँ एक कुशवाहा समाज से सुनील कुशवाहा को दिया हुआ था और एक उम्मीद की जा रही थी, जो सीजेबल नंबर है वहाँ कुशवाहा का, तो उम्मीद की जा रही थी कि जन सुराज को वोट आएगा। लेकिन ऐसा वहाँ लगता है कि क्षत्रिय समुदाय का वोट तो बटा है, लेकिन कुशवाहा समुदाय एक बार फिर से एनडीए की ओर चला गया है, जिसका वो वोट बैंक माना जाता है। तो और इस तरह से जो बसपा था, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि रामगढ़ जो है यूपी से जुड़ा हुआ है
और वहाँ रविदास वोट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा लगता है कि मायावती के प्रभाव में और यादव वोट भी वहाँ से डबल नंबर में है। इनके चाचा भी अच्छे वोट से कुछ ही वोट से वो चुनाव हार गए हुए थे। तो इस तरह से सतीश यादव ने, जो कि बसपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने काफ़ी पीछा किया है और सिर्फ 1500 वोट से ही भाजपा वहाँ कितना है? जहाँ तक इमामगंज का सवाल है, तो जैसा कि हम लोगों को था कि वहाँ 2 माझी, दीपा माझी जो जीतन राम माझी की बहू हैं, वो चुनाव में थी, वो उन्हीं का सीट था। पहले जीतन राम माझी वहाँ से जीते हुए थे और फिर जब लोकसभा में चले गए तो सीट खाली हुई है, उसके चलते उपचुनाव हुआ था। और वहाँ पर आरजेडी ने भी इस बार रोशन माझी को, माझी समुदाय से ही आरजेडी ने ही दिया था कैंडिडेट को। और एक जो ग्रामीण डॉक्टर होते हैं जितेंद्र पासवान, उनको जन स्वराज ने खड़ा किया था। तो एक तरह से समझ जाइए कि जन स्वराज की जो प्रतिष्ठा बची है, वो प्रतिष्ठा इमामगंज में बची है। वहां पर जन स्वराज के जितेंद्र पासवान 37,103 वोट लाए हैं, जबकि दीपा माझी को 53,425 वोट मिला है और रोशन माझी को 47,490 वोट मिला है, यानी लगभग 5-6 हजार वोट से इमामगंज में हुआ है। तरारी जो अंतिम तरारी जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे थे कि बिल्कुल माले और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर वहां हुई है। और हमने शुरू में भी कहा था कि किरण सिंह जो क्षत्रिय समाज से आती हैं, उनका कोई वजूद वहां नहीं रहेगा, और वही हुआ भी है। वो सिर्फ 5,622 वोट लेकर आ गई हैं। और वहाँ विशाल प्रशांत जो वहाँ बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, नौजवान हैं अभी, उनको 78,755 वोट आया है। और राजू यादव जो माले के कैंडिडेट थे, उनको 68,143 वोट आया है। ऐसे लोगों का कहना है कि अगर माले ने वहाँ राजू यादव के जगह पर किसी वैश्य समुदाय से किसी को, अगर, चूंकि सुदामा प्रसाद वहाँ पर 2 बार से सुदामा प्रसाद वहाँ चुनाव जीत रहे थे, उसका कारण ये था कि वैश्य वोट और कुछ और दूसरे वोट भी सुदामा प्रसाद को मिल जाया करते थे माले के कैंडिडेट होने के बावजूद। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। जिस प्रकार से चुनाव का नतीजे सामने आया, जिस प्रकार से सभी पार्टियां दावा कर रही थी, ऐसे में उपचुनाव में कहीं न कहीं महागठबंधन को मात मिली है। जन स्वराज जिस प्रकार से दावा कर रहा था, लेकिन जो चुनाव का नतीजा है, जो परिणाम है, वो पूरी तरह से चुनावी समीकरण जो है वो बदल गया है। सर देखिए, इसमें जो 4 विधानसभा में उपचुनाव हुआ है, इसमें महागठबंधन को तो करारा झटका लगा ही है, एनडीए को लाभ हुआ है। लेकिन इसके साथ भी जो जन स्वराज इस चुनाव में एक ढंग से बिहार विधानसभा का मिनी चुनाव हो रहा था, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, जो इस चुनाव में शक्ति प्रदर्शन, उस शक्ति प्रदर्शन को यहाँ की जनता ने एक सिरे से खारिज कर दिया। अब जहाँ तक रह गई बात, जी एक सीट पर 37,000 के लगभग वोट जो जन स्वराज को मिला, तो वह व्यक्तिगत उम्मीदवार को मिला। जैसे यहाँ बसपा को भी मिला, तो बसपा का वोट, मतलब बसपा एक ही सीट पर मतलब आगे रहा, लेकिन बसपा का वोट 4 सीट मिलाकर के जन स्वराज से ज्यादा है। इसलिए जन स्वराज को एक तरह से यहाँ खारिज कर दिया गया है। और प्रशांत किशोर जी को एक तरह से यहाँ की जनता ने सुझाव दिया है कि आप तरह तरह की बात, जैसे नीतीश जी के बारे में लोग चर्चा करते हैं, जो नीतीश जी बार बार पलट जाते हैं, इधर उधर पलट जाते हैं, लेकिन ये पार्टी तो पलट नहीं रहे हैं, लेकिन ये अपनी बातों से पलट रहे हैं। कभी कहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, जात पात पर वोट देने से क्या मिला, धर्म के नाम पर वोट देने से क्या मिला, आप अपने बच्चों को लिए दीजिए। फिर आ जाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, फिर वो जात पात और धर्म पर आ जाते हैं। इस तरह से प्रशांत जी अपने बात से ही पलटते जा रहे हैं और सिर्फ चाहते हैं कि कारपोरेट माध्यम से चुनाव लड़कर हम बिहार में स्थापित हो जाएं, यहाँ अपनी सरकार बना लें, जो अभी की स्थिति से संभव नहीं दिख रहा। जिस प्रकार से सर प्रशांत किशोर का दावा कर रहे हैं, जिस प्रकार से सभी सीट पर दावा वो कर रहे थे, इसके साथ साथ अभी देखिए कि तिरहुत में भी अपने प्रत्याशी को उन्होंने उतारा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, ये चुनाव का जो परिणाम है आने वाले 25 में, मतलब जो परिणाम आएगा उसमें हो सकता है, साबित हो सकता है। जिस प्रकार से ये देखा जा रहा था कि अगर उपचुनाव के जो नतीजे आने वाले उपचुनाव जो बिहार विधानसभा के है, अगर यहाँ पे अगर जन स्वराज एक सीट भी जीत जाती है, तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो 243 सीट पर पूरे प्रत्याशी उतारेंगे, जिस प्रकार से उनका दावा था।
देखिए 243 सीट पर जैसे अपने प्रत्याशी उतारने की दावा कर रहे हैं, उतारेंगे भी, लेकिन एक तरह से आप यह मान लीजिए कि जन स्वराज को यहाँ की जनता ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। अब कहिएगा साफ तौर पर खारिज कर दिया तो 37,000 वोट कैसे आया? बसपा को वोट आ गया है, और भी कोई निर्दलीय भी जो दमदार होते हैं उसको भी, जैसे पप्पू यादव जी जैसे लोकसभा चुनाव जीत गए, इस तरह से कुछ उम्मीदवार के बल पर कुछ वोट ले आए, वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ कैडर वोट अब तक जो दिख रहा है उसमें जनसुराज का नहीं बन पाया है। इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करने की जरूरत है, और अचानक बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव में हमको नहीं दिख रहा है जो स्थिति है उसमें कि जनसुराज एक बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने की है कि आखिर बेलागंज में मोहम्मद अमजद को 17,000 वोट कैसे आया? निश्चित रूप से जन स्वराज का प्रभाव मुस्लिमों पर पड़ा है, मुस्लिमों पर प्रभाव है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आरजेडी को छोड़कर बेलागंज में मुसलमान जन स्वराज की तरफ क्यों जाता, एक सवाल है जिसका कि हम चाहते हैं कि इस पर कोई बात उनके विचार आने चाहिए। जी जी देखिए जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि जन स्वराज का है, वहाँ वोट कैसे मुस्लिम उम्मीदवार को, तो व्यक्तिगत उम्मीदवार के बल पर भी वोट हो सकता है। उनको तो खारिज कर दिया, वहीं थोड़ी दिया है, वहाँ वोट अगर दे दिया तो उस उम्मीदवार के बल पर हो सकता है। कई जगह उम्मीदवार प्रभावी होता है जिसको उम्मीदवार के बल पर ऐसे वोट मिल जाता है, उसी तरह का वोट मिला है, न कि वो जन स्वराज को वोट मिला। जन स्वराज जिस प्रकार से सर ये प्रशांत किशोर दावा करते थे कि हम मतलब कई सरकार को अपने बनाया, लगातार वो मतलब कि डाटा कलेक्ट करने का काम करते थे, मतलब कि समीकरण देने का काम करते थे, तो क्या हुआ उनके चुनाव में समीकरण वो खुद नहीं दे पाया, फिर कहाँ पे गड़बड़ी रहा? देखिए डेटा मतलब जुटाना अलग की बात है, चुनाव प्रबंधन अलग की बात है, लेकिन चुनाव में आकर के उतर करके सरकार बना लेना अपने बलबूते पर, अपने प्रभाव से, उसके लिए एक छवि चाहिए, उसके लिए कोई आंदोलन की उपज चाहिए। उसमें जनता यह देख रही है कि इसमें हमको भरोसा क्या है, ये आगे हमारा भविष्य क्या है, उसके आधार पर जनता ये करती है ना, अपना मतदान करती है। लेकिन उसमें जन स्वराज अभी तक उसने क्या जनता को भविष्य दिखाया? कारपोरेट के माध्यम से आए, प्रचार प्रसार के माध्यम से आए, अपना टीम बना ले पैसे के बल पर, उससे हो जाए, यह संभव बिहार में नहीं लग रहा। और जन स्वराज को एक तरह से जनता ने खारिज कर दिया। पद यात्रा तो कर रहे हैं बिहार में, अरे उस पद यात्रा से क्या मिलना है जनता को? पद यात्रा कर रहे हैं, लोग से जाते हैं, मिलते हैं, अपना जिस तरह से राजनीतिक दल के लोग प्रवचन देते हैं, अपना एजेंडा समझाते हैं, उस तरह से एजेंडा समझा रहे हैं, उससे क्या जनता को मिला? आज तक जन स्वराज की ओर से जैसे कोई जनता के लिए पब्लिक की समस्या को लेकर के कोई आंदोलन किया गया कि उनकी बातों को जोरदार तरीके से उठाया गया? तरह तरह की बातें बिहार में होती रहती है, तो उसमें आप नहीं, अचानक आप दौर में पैसा के बल पर, कारपोरेट के बल पर आप चाहिए कि जब सत्ता में आ जाए तो बड़े बड़े कारपोरेट बैठे हैं, वही प्रधानमंत्री बनते, वही मुख्यमंत्री बनते, वही राष्ट्रपति बनते। बल की पैसा के बल पर जो लोग पद खरीद लेते हैं कुछ अलग की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद सरकार बना लेना ये सब असंभव चीज। सर क्या लगता है इस चुनाव का? इस बात को ध्यान में देना चाहिए कि अभी जन स्वराज एक नई पार्टी है, पार्टी का गठन तो 2 अक्टूबर को हुआ है, अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से एक जन स्वराज फैक्टर बनने की ओर है, लेकिन जैसा कि कह रहे हैं जो सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। और हमको ऐसा लगता है कि जन स्वराज को थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, और जो जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं उनका जो ये कहना है कि हमको आंदोलन में विश्वास नहीं है, तो जनता पद यात्रा से अट्रैक्ट हुई है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि कुछ आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी जन स्वराज को लेने होंगे। जनता से जुड़े हुए सवाल को जब जन स्वराज लेना शुरू करेगा तो नेचुरली जो झुकाव है वो और ज़्यादा जनता का झुकाव उसकी तरफ, जन स्वराज की तरफ होगा। और साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर कास्ट को आगे बढ़ाने की जो सोच है उससे भी आपको होना, और निरपेक्ष होके आपको, जो आपने कहा था कि भाई हम अच्छे कैंडिडेट को निकालेंगे, नए कैंडिडेट को निकालेंगे, ऐसे लोगों को निकालेंगे जिनकी भागीदारी अभी तक नहीं हुई है, तो ऐसा दिखने में अभी तक नहीं आया है। कहीं ना कहीं बहुत ही जो लोग उम्मीदवार, सफल उम्मीदवार थे, जैसे मोहम्मद अमजद की जो बात ही अगर हम लोग कहें
तो जो बेलागंज में जो थे जिनको 17,000 वोट आया है, तो एक बार और चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा खासा वोट उस समय भी उनको आया था। वो तो 10 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी को जनसुराज छाड़ते हैं। हाँ, वो एक तरीका उनका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव जो ये 4 उपचुनाव हुए हैं उसके बाद से उसकी पूरी समीक्षा करनी होगी और निरपेक्ष भाव से फिर से एक बार स्ट्रेटेजी को जनसुराज को भी बदलना होगा और सभी को अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। जनसुराज की ही बात नहीं है, आरजेडी के लिए भी बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस उपचुनाव ने लाया है कि भाई आरजेडी का वहाँ 2 सीट तो आरजेडी का अपना था और 1 माले का सीट था, तो तीनों सीट आरजेडी के हाथ से निकल जाना और वो भी बेलागंज में जो मुस्लिम और जादवों का जहाँ एकदम जो है सो जबरदस्त समीकरण है, वहाँ पर जो है सो भारी वोट से सुरेंद्र यादव की जो ताकत थी वो कोई काम नहीं आ पाई, उनका बाहुबल काम नहीं आ पाया। तो निश्चित रूप से राजद के लिए भी सोचने का विषय है और एनडीए ने जो हमको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ने अपने घर पर एनडीए के सारे धड़ों को जो बैठाने का प्रयास किया, तो उसका भी एक फल हमको लगता है एनडीए को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इमामगंज में जो जितेंद्र पासवान जो ग्रामीण डॉक्टर हैं, जो जनसुराज के उम्मीदवार थे, उनको 37,000 वोट आना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मांझी जो जीतन राम मांझी हैं और चिराग पासवान हैं, वो दोनों के बीच में दलित वोट्स को कंट्रोल करने की होड़ लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है। बिल्कुल इसका परिणाम बिल्कुल। तो आखिरी सवाल चल रहे थे, क्या लगता है इस चुनाव के जो नतीजे सामने आए 25 में इसका प्रभाव पड़ेगा? 25 में प्रभाव क्या पड़ेगा? 25 में इससे कोई खास प्रभाव बनने वाला नहीं है। फिर जो है दल अपने दलों को सीख लेना होता है कि जो चुनाव हुआ है उसमें उनकी जो स्थिति रही, हाँ सीख सबसे ज्यादा सीख इसमें महागठबंधन को है, जो महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना, बड़ा सभा हुआ रैली, हाँ सभी सभा के बावजूद भी इस तरह की बातें हुई है, उन्हें करारा झटका लगा है, 3 सीट हारना पड़ा है। इसमें तेजस्वी यादव को सीख लेना चाहिए और तेजस्वी यादव को लालू जी के भी धारा पर चलना चाहिए। लालू जी की धारा पर नहीं चलते हैं, वो धरातल पर नहीं चल रहे हैं, धरातल को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण जैसे वो अलग होते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और जहाँ तक जनसुराज की बात है तो जनसुराज की तो हमने पहले ही कहा, जो ये मतलब नीतीश जी की तरह पार्टी बदलना तो अलग चीज है, लेकिन आरोप लगता है नीतीश जी पर पार्टी बदलते हैं, ये भी आरोप लगाते हैं। मतलब प्रशांत किशोर जी नीतीश जी कब किधर रहेंगे कहना मुश्किल है, किसी को समझना मुश्किल है, लेकिन प्रशांत जी कब किस तरह के मुद्दों पर चलेंगे, कब किस बात से पलट जाएंगे, ये भी कहना अभी इतनी ही दिनों में बड़ा मुश्किल लग रहा है। कभी कहते हैं जो 1200 परिवार को छांट कर चलेंगे, फिर 1200 परिवार पर चले जाते हैं। कभी कहते हैं जो गरीबों को, बुद्धिजीवियों को, शिक्षित लोगों को आगे करेंगे, लेकिन कहीं उनमें दिख नहीं रहा जिस तरह की बात है। वो भी जो अन्य राजनीतिक दल जिस तरह धारा पर है उसी धारा पर प्रशांत जी चल रहे हैं। इसलिए प्रशांत जी को अगर धारा चेंज नहीं करते हैं, अब आप देख लीजिए, प्रशांत जी को कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्रशांत जी के दलों में कैसे कैसे लोग शामिल हो रहे हैं, तो सारी जगह से छटे हुए हैं। उनमें भी जो अपराधी किस्म के कई लोग देखे जा रहे हैं, हर चीज उनमें कहाँ कोई तो सारे दल में, सारे दल में। लेकिन प्रशांत जी तो अलग बता रहे हैं, विकल्प के रूप में आ रहे हैं ना। तीसरा विकल्प उनको क्यों माने, तो उसी विचारधारा से वही है, तो तीसरे विकल्प के रूप में उन्हें क्यों माने, क्यों वो लोग भरोसा करें कि तीसरे विकल्प के रूप में जैसे बिहार को आगे ले जाएंगे। वो तो और पैसे के बल पर, कारपोरेट के बल पर आगे ले जाना चाह रहा है। इस स्थिति में हो सकता है बिहार और पिछड़ जाए। इसलिए यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है। जनता इतना जल्द जैसे निर्णय नहीं लेने जा रही, जो दिख रहा है उसमें आप प्रशांत जी को बहुत ज्यादा लाभ, ठीक है तीसरे दल के रूप में वो आ सकते हैं केवल इसलिए क्योंकि अभी तक कोई तीसरा दल उतना मजबूत नहीं है। इस स्थिति में तीसरे दल के रूप में उभर सकते हैं, लेकिन इतने मजबूत दल के रूप में नहीं उभरता दिख रहे हैं जो कि आगे सत्ता में आ जाए और सरकार भी बने। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से चुनाव का नतीजा सामने आया है, और बता दें कि चारों विधानसभा में बीजेपी और हम और जदयू को जीत मिली, यानी कि एनडीए को जीत हुई है चारों सीट पर। अब महागठबंधन को कहीं ना कहीं मात मिली है, महागठबंधन को कहीं ना कहीं समीक्षा करना होगा, नेता प्रतिपक्ष को इसके लिए समीक्षा करना होगा, इसके साथ साथ जो दल थे, माले थे, इसके साथ साथ कांग्रेस, सभी को समीक्षा करना होगा कि कहाँ पे चूक हो गई और कहाँ किस कारण से हार हुआ। वही बता दें कि तीसरी पार्टी जो जनसुराज जो बिहार में उभरती हुई नजर आ रही है, ऐसे में उनको भी
इस चुनाव को लेकर अब समीक्षा करने की जरूरत होगी कि आगे इसको लेकर अब क्या किया जाए, क्योंकि 25 में चुनाव होना है, तो अभी से इसके लिए क्या कुछ तैयारी करना होगा, ये सभी पार्टी जो है विचार सभी पार्टी को कहीं ना कहीं करना होगा। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।